वही सेल्स आपको 11-12,000 मिल रही है। तो 12,000 में जो एक्टिव सेल्स हैं वो ज़्यादा हो गई। यानी कि ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि हमारे बॉडी पे कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया, यानी सेल हमारी इंजर्ड होना स्टार्ट हो गई। तो हमारी सेना जो थोड़ी एक्टिव थी, वह पूरी सेना हमारी ज़्यादा सेना एक्टिव मोड में आ गई कि अब इसको हम बचाएं। तो बॉडी को बचाने के लिए WBC जब बढ़ जाए तो समझिए कि कोई इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी वाइट ब्लड सेल्स का जो संख्या है वो बढ़ गई है, यानी WBC बढ़ गई। इसका मतलब हम अब समझ लेते हैं कि हमारी सेल्स इंजर्ड हो रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और सेना लगा दी गई, तो यानी कि वो बढ़ गई। तो कोई आफत नहीं है, हम फिर से क्या करेंगे? उनको रिपेयर करेंगे। अगला पार्ट वही है। फिर हम कैसे करेंगे? रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए करते हैं बाहर से या तो दवाएं खाएं, यानी एंटीबायोटिक्स खाते हैं या तमाम दवाएं लेते हैं, तो उनसे भी हम अपने उन सेल्स को बचाने का हम प्रयास करते हैं कि हम उस इन्फेक्शन से, उस बैक्टीरिया से, उस जो भी हमारे शरीर में है उससे लड़ लें। तो यानी WBC बढ़ी तो कौन इंजर्ड हुआ है? सेल ही इंजर्ड हुई है। यानी कि सेल हमारी जब गड़बड़ करती है तभी हमको कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में बताने के लिए, तो यानी सेल के ऊपर हमला होगा, यानी कि हमारे शरीर पे हमला हो रहा है। क्योंकि बेसिक यूनिट आपके शरीर की क्या है? सेल। कोई भी आर्गन बना है तो सेल से ही बना है। सेल है, टिश्यूज़ है, फिर हमारा आर्गन है। तो ऐसे अगर हमारी सेल्स पे हमला होगा तो हमारे शरीर में बीमारियाँ आएंगी। यानी कि हम अपने CBC में जितने हम पढ़ते हैं, TLC, DLC में भी पढ़ते हैं वही कि बहुत सारे उनके पैरामीटर्स हैं। उनमें फिर एसिनोफिल्स है, बाइसोफिल्स है, सारे अगर देखते हैं तो सब सेल्स के बारे में ही हमको पढ़ाया जाता है कि हमारी अगर सेल्स हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन में अगर गड़बड़ी आ रही है, यानी या तो उनके साइज बढ़ रहे हैं या उनके साइज घट रहे हैं। अगर किसी सेल्स में कोई भी डिफरेंसेस आ रहा है तो हम उनको डिफरेंस कहते ही इसीलिए हैं, उनको डिफरेंसेस ही बोलते हैं। तो जो डिफरेंसेस आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड सेल्स का एक टेस्ट करा लेते हैं। तो पैथोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास क्या था? सेल्स की एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहे हैं या किसकी वजह से हमारे पैथोलॉजी हमारी चेंज हो रही है। यानी जनरल पैथोलॉजी हमारी होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन हमारा होना चाहिए 12 होना चाहिए, तो ये जनरल है। अगर हमारे आयरन की कमी हो रही है, यानी हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है, तो बताना स्टार्ट कर देगा कि ये हमारी पैथोजेनिस है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। अब हीमोग्लोबिन कम होने के पीछे कॉज खोजे जाएंगे कि हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है। या तो आपका सही से आंतों में जो खाना पच रहा है वो अपनी सही से पचा करके हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है, यानी जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग नहीं रहा, तो हमारा जो आयरन आना चाहिए वो आयरन नहीं आ रहा है। यानी एक कॉज तो ये हो गया। दूसरा कॉज क्या है? इंटरनल कॉज है कि अगर हमारे बोन मेरो से जो सेल्स आती हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में, ब्लड बनाने में मदद करती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, हमारी कोई ऐसी एटियोलॉजी चेंज तो नहीं हो रही कि हमारी बोन मेरो इफेक्टेड हो रही है, उस वजह से हीमोग्लोबिन तो नहीं कम हो रहा है। फिर उसी में एक पार्ट है आपका, आप पढ़ते होंगे प्लेटलेट भी पढ़ते हैं। प्लेटलेट भी क्या है? प्लेटलेट भी हमारी बॉडी में एक तरीके से खून के थक्का बनाने, थ्रोम्बोसिस के लिए जिम्मेदार है। अब कई बार क्या होता है, अगर प्लेटलेट की संख्या घट रही है तो हम उससे बेसिक उस रिपोर्ट से में ही पता लगाते हैं कि ये प्लेटलेट घट क्यों रही है। अब घटने के पीछे कॉज देखे जाते हैं, या तो लीवर इन्फ्लेम हो गया है, ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन इंटरनल आर्गन में कहीं आ रही है जहाँ से प्लेटलेट हमारी चलती है। अब प्लेटलेट को रेगुलेट कौन करता है? प्लेटलेट को रेगुलेट करने का आर्गन हमारे शरीर में कौन सा है? अगर आप लीवर के आसपास के कुछ आर्गन पढ़े होंगे, कुछ आर्गन पढ़े, लीवर के आसपास के कौन कौन से आर्गन होते हैं? बताओ बेटा, कुछ सीखो, बताओ। लीवर है, लीवर के साथ में कुछ आर्गन लगे होते हैं, बताओ। मैं सिखाने आया हूँ, आप सीखो मेरे से। हाँ, स्प्लीन होता है, बिल्कुल सही, देखो इसमें पढ़ा है। प्लेटलेट जो होती है स्प्लीन से रेगुलेट होती है, और स्प्लीन लीवर के साथ अटैच है। अगर लीवर इन्फेक्टेड हो रहा है, लीवर हमारा बिगड़ रहा है, तो स्प्लीन भी बिगड़ जाएगा। अब आप बेसिक बात समझिए, प्लेटलेट स्प्लीन से रेगुलेट होती है। अगर आपको मलेरिया है, आपको टाइफाइड है, तो जैसे मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, कोई ना कोई मेडिकेशन आप लेंगे, तो चाहे मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू, ये कोई फीवर आएंगे। जैसे ही फीवर आते हैं वैसे क्या होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। अब बेसिक बात समझिए और डरिएगा नहीं, अपने लोगों को भी बताइए कि जब प्लेटलेट घटे तो आप डॉक्टरों के चंगुल से बाहर आए, मतलब फंसे ना। कैसे? अगर स्प्लीन बढ़ गया तो आप समझिए, जैसे स्प्लीन से क्या होता है, यहाँ से 5 लाख प्लेटलेट स्प्लीन में आई, ब्लड के माध्यम से आती। अब स्प्लीन का साइज पहले इतना था, अब इसने साइज से अगर प्लेटलेट बाहर जा रही है तो आप यहाँ पे बाहर मिल रही थी हमें 1.5 लाख, अभी इसका साइज समझिए ऐसे इतना बढ़ गया। तो पहले इसके स्प्लीन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी मान लिया 3 लाख,
अभी ऑब्जर्व हो गए इसके अंदर 350, तो बाहर की तरफ जब प्लेटलेट जाएंगी तो कितनी मिलेंगी आपको? पहले 1.5 लाख मिल रही थी, अब आपको 1 लाख मिलने लगी, यानी ये एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो ये आर्गन ऐसे समझो, स्प्लीन बढ़ेगा तो प्लेटलेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब प्लेटलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो बाहर ब्लड में प्लेटलेट क्या मिल जाएंगे आपको? कम मिलेंगी। तो यानी कि स्प्लीन के बढ़ने से हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या घटने लगती है। हम स्प्लीन के साइज को नॉर्मल कर दें, ऑटोमेटिक हमारे प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे। इसीलिए चाहे जितनी एक्स्ट्रा प्लेटलेट आप चढ़ाते रहिए, अगर स्प्लीन का साइज गड़बड़ है, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जिन्होंने 18 यूनिट प्लेटलेट चढ़ा ली और उनका प्लेटलेट बढ़ा नहीं, और जैसे हमने मेडिकेशन उनको किया और जैसे स्प्लीन का साइज सही हुआ, अगले दिन उनके प्लेट का अटपट बढ़ने लगी। तो प्लेटलेट चढ़ाने से खाने वाला आर्गन नहीं है, ये आर्गन बिगड़ा हुआ था। अगर ये नहीं सही होगा तब तक प्लेटलेट आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी स्प्लीन हमारा क्या करता है? प्लेटलेट को रेगुलेट करता है। जैसे हीमोग्लोबिन, अगर लीवर ठीक नहीं है तो आपका कभी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, कारण जो आप खा रहे हैं वो आपसे सही पचेगा नहीं, तो जो खून बनाने की जो मशीन है वो आपके पास बेकार है। अगर वो बेकार हो गई तो यानी कि ब्लड का धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा। तो ये हमारी शरीर में जो सेल्स की बात हम करते हैं, तो सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर आते हैं जो हमको समझने ही पड़ेंगे। जैसे प्लेटलेट, इस्नोफिल जैसे बढ़ जाता है, ये भी आपके सेल्स का ही पार्ट है, नहीं कि जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसी का पार्ट है इस्नोफिल। अक्सर सुना होगा आपने कि उनको इस्नोफिल बढ़ गया इसलिए सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है। तो ये भी हमारी क्या है ना, ये भी ब्लड टेस्ट का ही पहला पार्ट है। यानी सीबीसी जब हम पढ़ते हैं तो सीबीसी में हम बेसिक अगर पार्ट पढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, प्लेटलेट देखते हैं, और उसी के साथ में हम इस्नोफिल्स देखते हैं। बाकी इसके कम से कम 10-12 पार्ट्स हैं। ये बड़े पार्ट्स हैं जिनके आधार पे हम शरीर की थोड़ी बहुत डिजीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। तो सीबीसी का पहले सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमारे ब्लड आएगा और ब्लड में ही हमारी सेल्स आएंगे। सेल्स की जो इंजरीज़ है वो यही है कि कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तो सेल्स पे हमला करेगा, सेल्स हमारी इंजर्ड होंगी, जब इंजर्ड होंगी तो वही हमारे ब्लड में जाएंगी, ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके आधार पे हम बताएंगे कि ये दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आपके शरीर में जो भी डिजीजेस आ रही हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा बताइए, आप लोग बताइए कुछ, हम तो बोलते जा रहे हैं। कुछ पूछना हो बताइए, पैथोलॉजी के बारे में कुछ पूछना हो, हम तो बोलेंगे, हमारा तो बोलने का काम है। बाकी हम नोट्स दे देंगे आपको, नोट्स से ही खाली पढ़ना है तो नोट्स दे देंगे, नोट्स से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्ट लेके कुछ पूछना चाहते हैं, सीबीसी के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लड टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पैरामीटर्स होते हैं वो सुनना चाहते हों तो वो हम सुनाएं। बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड का टेस्ट है। बिडाल टेस्ट में जैसे बिडाल क्या है? टाइफाइड का टेस्ट, ठीक। टाइफाइड क्या है? बीमारी है। टाइफाइड में क्या बेसिकली क्या होता है? बुखार आता है। टाइफाइड एक तरीके का बुखार के सिम्टम देता है। बट टाइफाइड क्यों आता है ये कभी सुना नहीं। टाइफाइड के पीछे एक लॉजिक क्या है? टाइफाइड को कहते हैं इंटेस्टाइनल फीवर। टाइफाइड क्या है? इंटेस्टाइनल फीवर है, आंतरिक बुखार, आंतों का बुखार है। बेसिकली टाइफस एक बैक्टीरिया होता है, वो टाइफस बैक्टीरिया आपकी आंतों में होता है। टाइफस क्या है? एक बैक्टीरिया है और वो आपकी आंतों में ग्रो करता है। तो जब आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपका जैसे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, बहुत दिन से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो टाइफस बैक्टीरिया कहाँ होता है? आपकी इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में वो ग्रो करता है। अब धीरे धीरे बुखार आना स्टार्ट। टाइफाइड का बुखार एकदम से तेज नहीं होता है। टाइफाइड में आदमी क्या कहता है, पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर साहब बुखार कई दिन से आ रहा है। अक्सर पेशेंट जब शिकायत करता है तो ये कहता है डॉक्टर साहब बुखार कई दिन से आ रहा है, मतलब बुखार को आते हुए 10 दिन 12 दिन हो गए लेकिन तेज नहीं आ रहा है। बस डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही थोड़ी अच्छी, खाना नहीं अच्छा लग रहा है, फीवर आ रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसा बताना स्टार्ट करता हो। तो जब टाइफस बैक्टीरिया हमारे शरीर में हमलावर होता है, एक्टिव हो जाता है, तो हमें बुखार आना स्टार्ट होता है। बुखार क्या है बताइए? बुखार के बारे में क्या बताएंगे? बुखार कौन सा रोग है? बुखार कोई रोग नहीं है। आपने पढ़ोगे ना, टाइफाइड का बुखार, डेंगू का बुखार, वायरल का बुखार, तमाम बुखार। तो फीवर क्या है? फीवर कोई रोग नहीं। फीवर क्या है? एक सिम्टम है जो आपके शरीर के बारे में बताता है कि आपका शरीर ठीक नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे थकान का बुखार, जैसे बहुत थक गए आप,
तो आपको बॉडी में फीवर आया। फीवर ने क्यों, बुखार क्यों पैदा किया? कि आप आराम करें, रिलैक्स करें, बॉडी रिलैक्स मांगती है। रिलैक्स हो गए, सो लिया, आराम कर ली, अगले दिन बुखार अपने आप उतर गया। तो बुखार क्या एक सिम्टम है, बुखार कोई रोग नहीं है। बुखार तो किसी भी इन्फेक्शन से आ सकता है। आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, बुखार आने लगा, पेट का इन्फेक्शन ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। तो बुखार क्या रोग नहीं है, बुखार एक सिम्टम्स है जो हमारे शरीर की बीमारी के बारे में बताता है। इसलिए जो पैरासीटामोल डायरेक्टली खा लेते हैं वो गलत है। आप पहले समझो कि आपके शरीर में क्या हुआ है, क्यों बुखार आया। पेट के कारण आया, यूटीआई के कारण आया, थ्रोट इन्फेक्शन के कारण आया, या थकान के कारण आया, या वायरल हो गया। तो कोई भी कारण होगा तभी बुखार आया होगा। बुखार कोई रोग नहीं, बुखार किसी भी रोग के सिम्टम्स को बताता है। आपकी बॉडी गर्म हो रही तो आप उसको टच करते हैं, देखते हैं कि हम बीमार हैं, तो उसको हम समझते हैं। जैसे आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो गाड़ी में पानी डाल देने से गाड़ी ठंडी हो जाएगी, लेकिन गाड़ी क्यों गर्म हो गई? गर्म गाड़ी ये बता रही कि आपकी गाड़ी में कोई चीज़ गलत है, या तो इंजन लॉक हो रहा है, या तेल कम हो गया, या कोई दिक्कत हो गई है। तो गाड़ी को ठंडा करने से, नहीं कि बुखार की दवा खाने से बॉडी ठंडी हो जाएगी, लेकिन आपका इलाज तो नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही समझिए, जैसे ये शरीर में अगर फीवर है तो ये फीवर बता रहा है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी को इंडिकेशन है। अब उस इंडिकेशन के लिए आप जांच कराते हैं। अब देखो पैथोलॉजी की कहाँ जरूरत आई, उसी बुखार की वजह से आपको पैथोलॉजी की जरूरत है कि बुखार आया क्यों है, तो आपने पैथोलॉजी कराई। पैथोलॉजी में आया कि आपके ये दिक्कतें हुई, यानी उन दिक्कतों की वजह से आप पैथोलॉजी कराने गए। पैथोलॉजी में पता चला कि अरे आपका हीमोग्लोबिन कम है, फीवर आ जाएगा, क्योंकि लोअर हीमोग्लोबिन में भी हमको फीवर जैसा महसूस होने लगता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ आ जाएगी तो हमको बुखार जैसा फील होगा। तो टाइफाइड के बारे में पूछ रही थी, वो भी एक बुखार है, बुखार के सिम्टम देता है। बीमारी कहाँ है? आंतों में है। आंतों को ठीक कर लें, बुखार ठीक हो जाएगा। हाँ बताओ। मलेरिया डेंगू भी उतारें, पहले टाइफाइड समझ लो। टाइफाइड कैसे होता है? आंतों का बुखार है। किस वजह से होता है? टाइफस एक बैक्टीरिया होता है, उसके ग्रो करने से होता है। यानी कि हम टाइफाइड में विडाल का टेस्ट कराते हैं। अगर उनके रेशियो होते हैं, मानक होते हैं 1/, जैसे होता लिखा होता है 1/20, 1/40, 1/80, 1/60। तो 160 अगर आ गया तो तेज फीवर महसूस होगा, और 1/320 आ गया तो एडमिट होना पड़ेगा। मतलब बिना ड्रिप लगाए बुखार नहीं उतरेगा, यानी सीवियर है। तो ये उसके पैरामीटर हैं। जब टाइफाइड आएगा इसमें, तो टाइफाइड का पूरा पैरामीटर बताएंगे कि कैसे रेशियो देखा जाता है। उस रेशियो के आधार पे हम ये बता सकते हैं। जैसे 1/80 लेके आया, आपको रिपोर्ट देखने नहीं आती है, और उसने टेस्ट में कुछ लिखा नहीं, किसी ने गलत रिपोर्ट बना दी, उसने लिख दिया टाइफाइड पॉजिटिव। ठीक, बहुत सारे लोग लिख देते हैं। लेकिन आप अगर पहले से आपको नॉलेज इस बात का है कि रेशियो कैसा होता है, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/130, 320, तो आपने देखा कि 1/80 आया, तो 1/80 आते ही आप समझ गए कि इसको कोई ज़्यादा सीवियर नहीं है, इसको अपनी सिंपल बातों से हम ठीक कर सकते हैं, सिंपल दवा से ठीक कर सकते हैं, सीवियर नहीं है। 1/80 सीवियर? बिल्कुल सीवियर नहीं, मतलब एक शुरुआत है। 160 क्या है? 1/160 जब आएगा तो उसको फीवर रहेगा। 104 डिग्री के बुखार पे अब देखिए 104 डिग्री अगर बुखार है तो किस टाइफाइड के कारण अगर है, आपने टेस्ट कराया है, अगर टेस्ट कराया है 104 बुखार आ रहा है तो इसका मतलब 160 होगा, उसका 1/160 रेशियो आएगा, क्योंकि तेज बुखार है। 95 और नहीं, उसका रेशियो एक फिक्स होता है, 1/20 होगा, 20 के रेशियो में होता है, 20, 40, 80, 160। तो फीवर की डिग्री तो भाई 98.4 तो आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब 98.4 के ऊपर जब फीवर कहते हैं, 99 है मान लिया तो हल्का भारी लगेगा। हाँ, कम हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि आपके अपनी इम्यूनिटी के बारे में पता लगाओ, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, यानी कि आपकी वाइटलिटी घट रही है, यानी आपकी बीपी लो हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा शरीर में कमी हो रही होगी, यानी कि आपको कम हो रहा है टेम्परेचर, तो इसका मतलब आपकी बॉडी लड़ नहीं पा रही है, यानी आप अंदर से कोई दिक्कत है। हाँ, इम्यूनिटी कमजोर है, वीकनेस है। लोग कहते हैं कि दिमाग को बुखार आ गया। दिमाग में बुखार उन्हीं लोग चढ़ता है जैसे बस 106 डिग्री आ जाए, 105 डिग्री आ जाए, आप जान ही ना पाए। जैसे रात में कोई सो गया, तेज फीवर हुआ, दवाई नहीं मिली, या पट्टी भी नहीं दवाई मिलती कई बार, तो क्या होना चाहिए, अपने सर को धो लेना चाहिए, पट्टी रख लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाएगा। तो कभी भी तेज फीवर हो और दवा ना मिले तो तुरंत नहा लो, ज़्यादा नहा लो, अपने आप बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये नेचुरल इलाज है। क्या चीज़?
नहीं तो बुखार कम करना है, गर्म सर्द तो बाद में देखेंगे, पहले बुखार को तो कंट्रोल करें। बात समझिए, आप किसको प्रायोरिटी देंगे? नहीं, अब अगर नहीं नहाएंगे, बुखार तेज हो जाएगा, ब्रेन में चढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत है। ये तो आपको देखो सिचुएशन है, आपके पेशेंट कैसा आ रहा है। आप डॉक्टर अपने डॉक्टर मान के चलो, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरी करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा भाई। आप खाली ये ना सोचो आपका बुखार का भी पेशेंट आ गया, मान लिया आप बैठे हो, फिजियोथेरेपी करा रहे हो, किसी को बुखार है, तो आप सलाह अच्छी दे सकते हो ना भाई। आपका क्लाइंट कैसे बढ़ेगा? आपका क्लाइंट तभी बढ़ता है जब आपको ओवरऑल नॉलेज होता है। कोई बुखार का भी पेशेंट आया, आपने अच्छी सलाह दे दी, कह रहे भाई साहब बुखार है आपको दिक्कत क्या है, हम बता दे रहे कर लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपको ऐसा है देखो भाई बहुत अच्छी आदमी, नेचुरल चीज़ बता दी, मेरा बुखार ठीक हो गया, बड़ा नॉलेजफुल आदमी है, चार्ज की तारीफ करेगा आपकी, क्या बहुत बढ़िया आदमी है, आप करा था फिजियोथेरेपी लड़का है, लेकिन यार नॉलेज बहुत है, ये भी बता दिया हम ठीक हो गए। तो आप ओवरऑल देखिए, जो काम आप करने जा रहे हो, आप टेम्परेरी टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप इस कैरियर को सीरियस ले रहे हो, तो मैं तो आपको रिक्वेस्टली ये कहूँगा, कैरियर बनाते समय ध्यान से पढ़िए, आगे नॉलेज ही काम आएगा। डिग्री के कागज़ के टुकड़े को कहीं डाल दो, ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। कागज़ के टुकड़े ये कूड़ा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पूछेगा कोई नहीं, मुंह से अच्छी आवाज़ निकलेगी तभी आपकी इज्जत होगी, और मुंह से अच्छी आवाज़ नहीं निकली तो जो आया पेशेंट होता है वो भी अगली बार कहता है भैया उसका नावत जाए ना, मतलब वो आपकी प्रचार नहीं करेगा, आपके बारे में गलत फीडबैक देगा। तो मैं तो आज से ही कह रहा हूँ, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे बनना चाहते हैं, ओवरऑल नॉलेज गेन करो, कोई नॉलेज खराब नहीं होता है, एक एक नॉलेज काम आपके आएगा। आप अच्छी रिपोर्ट देखना सीख लेना, आपका पेशेंट इंप्रेस हो जाएगा। लोगों को रिपोर्ट देखना नहीं आता, मरीज तो पूछता है तो बगले झांकते हैं लोग, क्या बताएं, तो बोले डॉक्टर वी का मतलब क्या होता है, बैसोफिल बड़े डॉक्टर का आपको पता ही नहीं, तुम पढ़ भी नहीं करो जीवन में, प्लेटलेट के बारे में पढ़ा ही नहीं तुमने, कायदे से प्लेट बढ़ गए बस हो गया डेंगू। अब डर जाएंगे ना। हमारा तो नॉलेज है इस बात पे कि प्लेटलेट चाहे जितनी घटी पेशेंट में 10,000 प्लेटलेट तक को भी वापस नहीं करता हूँ, क्यों? मेरा नॉलेज है, इसका लीवर बिगड़ गया, इसका स्प्लीन बिगड़ गया, कल ठीक कर देंगे। तभी लाइन लग के पेशेंट आएगा ना, ऐसे लाइन लग के थोड़ी पेशेंट आएगा कि आप कुछ आते ही नहीं है, खाली दवाई लिखते जा रहे हो। तो आपको अच्छा, अगर जो कैरियर चुने हो तो पढ़ो, मेहनत करो, जहाँ से नॉलेज बटोर सको, हमसे बटोर सको, हमसे जिससे बटोर सको, अपने नॉलेज को खूब गेन करो और अच्छी मेहनत करो, और जहाँ जाओगे आपको कोई भी डॉक्टर आपको डिनाई नहीं करेगा, बहुत बढ़िया लड़का अपने साथ लगाएगा आपको। भाई इनिशियल कहीं सीखना पड़ता है, किसी ना किसी के पास आप जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट काम नहीं करने लगे, डायरेक्ट कहीं पेशेंट नहीं मिलता है। तो जहाँ भी जाएंगे आपको नॉलेज देखता है ना, आदमी पूछता है, 2 बातें 4 बातें पूछता है, उसके बाद आपको कहता है नहीं बढ़िया नॉलेज है, आपको आइए, आपको जॉब देंगे। तो पढ़ो, जब जब देखिए कोई कठिन नहीं है, पैथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पैथोलॉजी अपने ज़रूरत की चीज़ है। रोज़ आम दिनों में आपके घर परिवार में लोग आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, तो आप बताएंगे, अच्छा समझाएंगे, तो आदमी को लगेगा कि देखो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कितना अच्छा नॉलेज है। सारी चीज़ें आपको जब आएंगी तो आपके घर परिवार के लोग खुश होंगे कि ये अच्छे पढ़ाई करके आए। ठीक है, तो पढ़ाई करो, पैथोलॉजी में जो टॉपिक है, हम कल से आपको जितने टॉपिक उस वजह नोट्स लेके आएंगे, और जो जितना है उतना सिस्टमेटिक हम पढ़ा देंगे, कम जितने उसमें अच्छे नोट्स बनवा देंगे, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम